हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो एमसीक्यूज़ हैं वो करवा रहा हूँ। ये सीए फाउंडेशन में आपके इन्वेंट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। तो ये है 4.21 पेज नंबर, जहाँ पर एमसीक्यूज़ है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एमसीक्यूज़ में थोड़ी हेल्प कर दो। तो आइए फटाफट से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। वैसे एग्जाम में एमसीक्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी सॉल्व करना बच्चों को पता होना चाहिए, किस तरह से सॉल्व होने चाहिए। तो आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, अमाउंट ऑफ परचेज निकालना है, जहां पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो यहाँ पर सीधी सी बात हम क्या करेंगे, सीओजीएस का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने यहाँ पर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट से देखते हैं, सीओजीएस गिवन है 80,700 इक्वल टू ओपनिंग गिवन है 5800 और परचेज गिवन नहीं, क्योंकि परचेज ही कैलकुलेट करना है, और क्लोजिंग गिवन है 6,000 रुपीज़। तो परचेज इक्वल टू कितना हो गया, 80,700, 6,000 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और 5800 जाके माइनस हो जाएगा। तो 5800 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 80,900। तो आंसर इज सी। बहुत ही ईजी था और ईजी था, बहुत ही सिंपल था। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे आपको एवरेज इन्वेंट्री गिवन है। अगर बेटा एवरेज इन्वेंट्री गिवन है तो सिंपल सी बात, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3,000 मोर देन ओपनिंग। बेटा इस क्वेश्चन को ब्रेक करो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मतलब इक्वल टू 3,000, मोर मतलब प्लस, देन ओपनिंग तो मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इससे क्या पता लग गया आपको, इक्वेशन बन गई कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 3,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 12,000, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 3,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, डिवाइड बाय 2, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24,000 इक्वल टू 2 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 3,000, 3,000 यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो ये 21,000 बन जाएगा, और 2 ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 21,000 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2 जीरो, 10,500। आपको निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, 10,500 यहाँ पुट कर देना, तो ये आ जाएगा 3,000 प्लस 10,500, 13,500 रुपये। तो ये आपका आ गया एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ से निकल गया आपका। क्लियर पॉइंट। अब आगे देखेंगे, अगला कह रहा है कि वाइल फाइनलाइजिंग द करंट ईयर प्रॉफिट, हम करंट ईयर के प्रॉफिट को जैसे फाइनलाइज कर रहे थे, कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि पिछले साल ना हमने गलती कर दी, एरर इन द वैल्यूएशन। क्या गलती करी, क्लोजिंग इन्वेंट्री में गलती करी। कैसी गलती, कि पिछले साल हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को ज़्यादा दिखा दिया था, 50,000 थे। तो उसकी वजह से आज क्या होगा, पहला ऑप्शन, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा है, हमने कहा ज़्यादा दिखा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा दिखाया, तो देखते क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा है, करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कम है तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी कम होगा। तो बेटा मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा इजीली। तो फटाफट से देखता हूँ, मैं पेज ले लेता हूँ एट द एंड। ओके देखो, मान के चल लो, सिंपल सी बात, मैं एक डाटा अज्यूम कर लेता हूँ, ट्रेडिंग, यहाँ पर सेल गिवन है 20, परचेज गिवन है बेटा 10, और मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 15। तो जीपी कितना है, ये हो गया मेरा 35 में 10 गया 25। ये सिंपल सा डाटा ले रखा। अब गलत डाटा, पिछले साल क्या किया, प्रीवियस ईयर क्या किया हमने, बेटा प्रीवियस ईयर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया। बेटा मुझे बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट में क्या असर पड़ेगा, पता नहीं, तो चेक करते हैं, आइए फटाफट क्या असर पड़ेगा। मानते हैं सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, ट्रेडिंग, परचेज सेम कितना 10, सेल सेम कितना 20,
क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहे हैं तो मान लेते हैं 5 से ज्यादा दिखा देते हैं, तो ये हो गया 20। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया 30। हाँ 30। तो देखो क्या हुआ कि नॉर्मल 25 होता लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। तो इससे मेरा ये पता लग गया कि पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेटेड है। तो दोनों में क्या है, तीनों में क्या क्या है, पहले में भी ओवरस्टेटेड है, दूसरे में भी ओवरस्टेटेड है, लेकिन तीसरे में अंडरस्टेटेड है। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब इन दोनों में से एक चूज करना है। अब कहता है इस ओवरस्टेट की वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट या तो ज्यादा या तो कम होगा। आओ चेक करते हैं। अब मानते हैं ये करंट ईयर आ जाता है। बेटा करंट ईयर में ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखोगे, जो पिछला क्लोजिंग है वही तो लिखेंगे 20। हाँ बिल्कुल 20 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर ओपनिंग 20 लिखते हो, ओपनिंग खर्चे वाली साइड है, और मैं अगर डाटा बाकी जो है ऊपर वाला ही उठाता हूँ 10, और सेल उठाता हूँ 20, और क्लोजिंग स्टॉक उठाता हूँ 15। क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं ले रहा, मान के चलते हैं अभी, और सेल को मैं ले लेता हूँ 40। अगर पिछला क्लोजिंग 20 है तो आज का ओपनिंग 20 होगा, और मैं सेल 40 मान रहा हूँ, परचेज 10 मान रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, कितना हो गया ये 10। इससे समझ नहीं आया आपको, देखना ध्यान से, अब समझ आएगा जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ। मैंने यहां से इसको हटा दिया सबको। अभी तक हमने जो ऊपर एग्जांपल समझा उसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया था, सिर्फ क्लोजिंग वाले पॉइंट को क्लियर करने के लिए बताया। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और ट्रेडिंग बनाता हूँ जहां पर मैं लिखता हूँ ओपनिंग मेरा 10 है, क्लोजिंग मेरी सॉरी सेल जो मेरा है वो 20 है या 40 है, और परचेज जो मेरा है वो 10 है, तो बेटा जीपी कितना होगा, जीपी 20 हो गया, सीधी सी बात। मतलब सेल 40 है, ओपनिंग 10 है, परचेज 10 है, तो 20 हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। मैंने बोला भैया पिछले साल का क्लोजिंग 20 था, तो इस साल का ओपनिंग कितना होगा 20 होगा, और परचेस कितना गिवन है 10, सेल कितनी गिवन है 40, तो बेटा जीपी कितना आया 10। तो देख रहे हो क्या हुआ, अगर आपके ओपनिंग के बढ़ने से जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, तो मतलब अगर खर्चे वाली साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर कमाई वाली साइड बढ़ेगी मतलब क्रेडिट साइड अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या पता लगा कि पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने की वजह से पिछले साल का प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से हमारे इस साल का ओपनिंग बढ़ गया, और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट घट गया। क्लियर। तो उससे क्या फर्क पड़ा हमारे आंसर में, तो यहाँ पता लग गया कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो ओवरस्टेटेड था, और करंट ईयर का प्रॉफिट अंडरस्टेटेड था। तो आंसर इज बी। याद रखना इस पॉइंट को। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम का, मतलब ये इतना ट्रिकी चैप्टर हो जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान से चैप्टर को देखना, बाकी इसके जो क्वेश्चंस है नीचे जो अनसॉल्व क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग फॉर क्यू कंपनी फॉर द ईयर 19-20। कह रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कह रहा हमारे पास सामान बेचने के लिए 1 लाख रुपए की कीमत वाला सामान पड़ा हुआ था, जिसमें से हमने सिर्फ 80,000 रुपए के सामान बेचे, लेकिन ये इंक्लूड प्रॉफिट होगा ना, टोटल सेल लिखा है, ये इंक्लूड प्रॉफिट होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा। तो मैंने बोला कि टोटल सेल अगर मैंने, बहुत सिंपल है, 80,000 की करी है तो इसकी कीमत कितनी, मैंने कहा जीपी हटा दो, जीपी कितना 25% ऑन सेल, मतलब 20,000। जैसे ही मैंने जीपी हटाया तो मेरे को पता लग गया कि मैंने जो सामान बेचा है वो उसकी कीमत कितनी थी, 60,000 रुपये की थी। तो मैंने कहा टोटल कॉस्ट कितना था मेरे पास, तो मैंने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स
अवेलेबल फॉर सेल, मैंने कहा टोटल 1 लाख का सामान रखा हुआ था, जिसमें से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सामान बेच चुका हूं 60,000 का, तो बच कितना गया 40,000 रुपए का। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। सिंपल सा लॉजिक था। आंसर नंबर सी। कुछ करना ही नहीं था इसमें, सीधी सी उठा के लिख देना था। आगे देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एवरेज इन्वेंट्री 12,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, तो आंसर इज 13,500। यहाँ पर भी क्वेश्चन था सेम, ये रहा, तो वही नीचे आ गया, तो 13,500 उठा के लिख दिया सीधा के सीधा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे, इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस देन इट इज 20% ऑफ सेल प्राइस। कैसे निकाला ध्यान समझना बेटा। देखो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस का 25, तो मैंने कहा लेट कॉस्ट प्राइस इज 100, तो प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है, तो हमने कहा 25, तो सेल कितना हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है 125। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट में सेल पे निकालू तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू 25/125, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 20, मतलब 20% ऑन सेल। सीधी सी बात। वरना इसका एक ट्रिक है, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी लास्ट वाली, जिसमें मैंने समझाया है कि 1/4 ऑफ कॉस्ट जो होता है 1/5 ऑफ सेल होता है। यहाँ पर 25% का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ कॉस्ट, और 1/5 ऑफ सेल हो जाता है। ये 1/5 का मतलब ये है 20%। ये कैसे आता है वीडियोस देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। सेवेंथ पे आते हैं, कह रहा गुड्स परचेज 1 लाख, सेल 90,000 की है, 20% ऑन कॉस्ट है। देखो सीधी सी बात, यहाँ पर वही है, मैंने कहा मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट, मैंने कहा अच्छा, तो 20% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, 1/5 ऑफ कॉस्ट, और हमें सेल गिवन है, तो सेल का क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ सेल। सीधी सी बात, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, इक्वल टू सेल माइनस जीपी। सेल कितनी है 90,000, जीपी कितना है 90,000 का 1/6 कर लो, तो 90,000 का 1/6, तो बेटा ये आ गया 15,000 रुपए। तो सीओजीएस कितना आ गया मेरा, 75,000 रुपए सीओजीएस आ गया। 75 सीओजीएस आ गया। परचेज दे रखा है, ओपनिंग है नहीं, जीरो है, तो क्लोजिंग का पता लगाना है, तो सीओजीएस इक्वल टू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग इधर भेज दो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स और क्लोजिंग को प्लस कर दो, परचेज का पता लग जाएगा। तो 75,000 प्लस 1 लाख, तो यहाँ पर लिख देते पूरा फॉर्मूला। एक मिनट रुक जाओ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा, परचेज में से सीओजीएस को माइनस कर दो, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू परचेज माइनस सीओजीएस, तो 1 लाख माइनस 75,000, आंसर इज 25,000 रुपये, तो आंसर इज सी, 25,000 रुपये। क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं अब हम। कह रहा है एक कंपनी है जिसका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से इन्वेंट्री वैल्यू करी गई है, और आपको परचेज और इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल की डिटेल दे रखी है। ओपनिंग है 50 यूनिट 2,200 रुपए के हिसाब से, परचेज किए 100 यूनिट 4,700 रुपए के हिसाब से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ओपनिंग कितना है, 50 यूनिट है 2,200 रुपए के, 2,200 रुपए के हैं, टोटल वैल्यू गिवन है 2,200 रुपए के 50 यूनिट। 100 यूनिट और परचेज करें हैं, तो 100 यूनिट और परचेज करें हैं कितने के, 47 रुपए के, तो ये हो गया 4,700। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो यह करीबन करीबन आ जाएगा आपका 44। कह रहा आपने 50 यूनिट बेच दिए हैं, बेटा 50 यूनिट आप बेच चुके हो, तो 50 यूनिट अगर इसमें से बेचोगे तो कैसे बिकेंगे, देखना ध्यान से। माइनस कर देंगे, टोटल कितना हो गया 150 यूनिट, कितने रुपए के, 6,900 के, तो एक की कीमत कितनी होगी 6,900 डिवाइड बाई 150, बेटा ये होगा 46 रुपीज का, जिसमें से आप 50 यूनिट बेच रहे हो 46 वाला, तो 2,300 का सामान बिक गया। बच कितना गया 100, 46, और ये बच गया 4,600। ओके,
फिर आपने 50 यूनिट 200 यूनिट और खरीद लिए, तो 200 यूनिट 48 रुपए के 9600। कह रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड बता दो कितने रुपए की आ गई। तो बेटा 300 यूनिट बचे हैं जिसकी कीमत है 14,200। तो मतलब इसका सीधा आंसर है 14,200। फर्स्ट कैलकुलेट ही करने की जरूरत नहीं है, और यूनिट निकालना है तो 46 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, 46 प्लस सॉरी 14,200 डिवाइड बाई 300, 47.33। यहाँ पर आ जाएगा 47.33। तो ये हमने मेथड है, लीफो फीफो का मेथड है, तो ये इससे देख लेना और बाकी आपको समझ आ गया होगा, इजी सा था। मैंने यहाँ क्या किया, पहले ओपनिंग किया, ओपनिंग स्टॉक, फिर मैंने यहाँ पर जो परचेज था प्लस किया, 150 आ गया। फिर मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट कितनी है 6900 डिवाइड बाय 150। तो जो आंसर है उठा के यहाँ लिख दिया, फिर 50 वाला बेच दिया, सेम कंडीशन यहाँ आ गई, इतना बच गया, ये परचेज किया, टोटल यूनिट डिवाइड कर दिया, आंसर मेरा आ गया। क्लियर बेटा, पॉइंट समझ आएगी बात यहाँ तक। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ सेल किसके बराबर होगा। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, जो सामान बिक रहा है उसकी कीमत। तो बेटा यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ध्यान से, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, देखा था यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था और माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया था। तो यहाँ पर भी वही मतलब ऐसा ही कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर क्या ओपनिंग गिवन नहीं थी शायद, हाँ वहाँ पर ओपनिंग गिवन नहीं था, अगर ओपनिंग होता तो उसको प्लस करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम COGS भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल, जो सामान बेचा उसकी कीमत, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है। सी, इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ता है। करंट एसेट, करंट एसेट है वो, कहाँ डिस्क्लोज करो, करंट एसेट में। 11th, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट परमिट फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है, कौन से मेथड को वो फॉलो नहीं करने का, वो मना करता है कि भाई इसको फॉलो नहीं करना। फीफो, एवरेज कॉस्ट की लीफो। बेटा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो लीफो को अलाउ नहीं करता, डू नॉट परमिट फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन सबको लर्न कर लेना और क्या। 12th, विच इन्वेंट्री कॉस्टिंग फॉर्मूला, इन्वेंट्री का कौन सा कॉस्टिंग फॉर्मूला है जो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसिडर दैट इन्वेंट्री मोस्ट रिसेंटली परचेज हैज नॉट बीन सोल्ड। मतलब जो अभी जो खरीदा है उसको बेचा नहीं जाना चाहिए, ये तो पता ही लगना चाहिए आपको। पहला खरीदा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदेगा वही पहले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट और रिलाइजेबल, कौन सा कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस, प्रूडेंस कंसेप्ट। इन दोनों में देखा जाता है, ठीक है। क्यों वो देखा जाता है, यहाँ पर हमने पढ़ा होगा इसके अंदर, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या था, नो एंटिसिपेट सिपेट प्रॉफिट बट एंटिसिपेट लॉस। कॉस्ट और एनालिटिकल वैल्यू जो होती है बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो इसमें क्या था, दोनों में से जो विच एवर इज लोअर होता है उसको उठाता है, ठीक है। तो इसलिए एक प्रूडेंस कंसेप्ट के ऊपर बेस होता है। 13 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड विच ऑफ द मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बेटा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के अंदर कह रहा है कौन से मेथड को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शो होती है। वैसा देखा जाए सबसे आसान और सबसे जो इजी मेथड होता है फीफो होता है। तो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड होता है वो भी यही फॉलो करता है, और उसमें मतलब इन्फ्लेशन ट्रेंड में यही बताया गया है कि जो फीफो मेथड है उसमें जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक होती है, जो वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा आती है। क्लियर पॉइंट। आगे देखते हैं। Which of the following method does not consider historical cost of inventory?
जो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को नहीं लेती, और हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं लेती मतलब जो खरीदा उसको नहीं लेती, वो है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में वो नहीं लिया जाता हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो जब भी खरीदता है उसको नया ही ले लेता है हमेशा। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर हमारे खत्म हो गए एमसीक्यू। तो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा इन एमसीक्यूज को पढ़ लेना, और ये आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है।